क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस पाइम घरेलू हिंसा का अर्थ। आंसर, घरेलू हिंसा का अर्थ किसी भी ऐसे व्यवहार, आचरण या कृत्य से है जो घर के भीतर किसी महिला को उसके किसी पारिवारिक या वैवाहिक संबंधी द्वारा शारीरिक, मानसिक, यौनिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है या उसे प्रताड़ित करता है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसमें निम्नलिखित 4 प्रकार के दुर्व्यवहार शामिल हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार, मारपीट करना, शारीरिक चोट पहुंचाना या बल प्रयोग करना। मानसिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, ताने मारना, अपमानित करना, चरित्र पर लांछन लगाना या धमकी देना। यौनिक दुर्व्यवहार, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका यौन शोषण या अपमान करना। आर्थिक दुर्व्यवहार, महिला को स्त्रीधन, भोजन, कपड़े या रहने के स्थान से वंचित करना या उसकी संपत्ति पर कब्जा करना। क्वेश्चन, आर्टिकल 15(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3). आंसर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, कानून या योजनाएं बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 15 मूल रूप से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। लेकिन अनुच्छेद 15(3) इसका एक अपवाद, एक्सेप्शन है, जिसे सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। यह राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अलग से विशेष नियम बना सके। इसके तहत बनाए गए विशेष कानूनों को पुरुष नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं माना जाएगा। इसी अनुच्छेद के आधार पर महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून, पॉश एक्ट और पंचायतों व नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कदम उठाए गए हैं। क्वेश्चन, गाइडलाइंस फॉर यूजिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन। आंसर, भारत में प्रसव पूर्व निदान तकनीकों जैसे अल्ट्रासाउंड के दुरुपयोग को रोकने और कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994 बनाया गया है। इस कानून के तहत इन तकनीकों के प्रयोग के लिए निम्नलिखित मुख्य कानूनी दिशा निर्देश और मार्गदर्शन तय किए गए हैं। पंजीकरण की अनिवार्यता, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कोई भी जेनेटिक क्लिनिक, प्रयोगशाला या अल्ट्रासाउंड केंद्र बिना सरकार द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालन नहीं कर सकता। तकनीक के प्रयोग के सीमित उद्देश्य, परमिसिबल पर्पसेस, इस तकनीक का प्रयोग केवल और केवल गंभीर बीमारियों या असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जैसे क्रोमोसोमल असामान्यताएं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज, आनुवंशिक चयापचय रोग, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीजेस, जन्मजात विकृतियां, कंजेनिटल अनोमलीज, हीमोग्लोबिनेपैथी या लिंग संबद्ध आनुवंशिक रोग, लिंग चयन और प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध, एब्सोल्यूट बैन ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन, गर्भावस्था के दौरान या उससे पहले बच्चे के लिंग की जांच करना या उसकी जानकारी देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। डॉक्टर, लैब तकनीशियन या कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को इशारे, शब्दों या किसी भी माध्यम से भ्रूण के लिंग की जानकारी नहीं दे सकता। लिखित सहमति, रिटन कंसेंट माइनस फॉर्म G, किसी भी प्रकार की प्रसव पूर्व जांच करने से पहले डॉक्टर को गर्भवती महिला को उसके सभी संभावित प्रभावों को समझाना होगा और महिला की अपनी भाषा में उसकी लिखित सहमति लेनी होगी। अनिवार्य घोषणा, मैंडेटरी डिक्लेरेशन, प्रसव पूर्व जांच जैसे अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर और जांच कराने वाली महिला दोनों को एक लिखित घोषणा पत्र जैसे फॉर्म F पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि उनके द्वारा लिंग परीक्षण की न तो मांग की गई है और न ही इसकी जानकारी दी गई है। रिकॉर्ड का रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, सभी पंजीकृत केंद्रों को मरीजों के नाम, पते, सहमति पत्र और लैब रिपोर्ट से जुड़े सभी रिकॉर्ड कम से कम 2 वर्ष तक सुरक्षित रखने अनिवार्य हैं। क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का संस्थागत दमन, अधीनता। आंसर, महिलाओं के संस्थागत दमन या अधीनता, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सब्जुगेशन का अर्थ उस व्यवस्था से है जहां समाज की विभिन्न प्रमुख संस्थाएं जैसे परिवार, कानून, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था संगठित और योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर, अधीन या शक्तिहीन बनाए रखती हैं। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला भेदभाव नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में समाहित एक ढांचागत शोषण है। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। पारिवारिक और सामाजिक संस्थाएं, फैमिली एंड सोसाइटी, पितृसत्तात्मक, पेट्रियार्कल पारिवारिक ढांचा महिलाओं को बचपन से ही पुरुषों के अधीन रहना सिखाता है।
वंश का नाम, संपत्ति का स्वामित्व और निर्णय लेने के मुख्य अधिकार पुरुषों के पास होते हैं, जिससे महिलाओं की स्वायत्तता खत्म हो जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, रिलीजन एंड कल्चर, कई धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं और सामाजिक मानदंड महिलाओं की भूमिका को केवल घर, बच्चों की देखभाल और पुरुषों की सेवा तक सीमित कर देते हैं। कुछ प्रथाएं महिलाओं को अशुद्ध या पुरुषों से कमतर पेश करती हैं। आर्थिक संस्थाएं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, श्रम बाजार में महिलाओं को समान काम के लिए कम वेतन मिलना, संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखना और घरेलू व देखभाल के अवैतनिक, बिना वेतन के कार्यों का बोझ पूरी तरह महिलाओं पर डालना उन्हें आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर बना देता है। कानूनी और राजनीतिक संस्थाएं, लीगल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ऐतिहासिक रूप से कानून और न्याय व्यवस्था पुरुषों द्वारा बनाई गई, जिसके कारण लंबे समय तक महिलाओं को वोट देने, संपत्ति रखने या अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कानून प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। आज भी नीति निर्माण और संसद जैसी शीर्ष संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आपराधिक कानून के संदर्भ में, क्रिमिनल लॉ कॉन्टेक्स्ट, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध जैसे घरेलू हिंसा, बलात्कार या दहेज उत्पीड़न समाज की इसी दमनकारी सोच का परिणाम होते हैं, जहां महिलाओं को एक स्वतंत्र नागरिक के बजाय पुरुषों की संपत्ति या उनके नियंत्रण की वस्तु समझा जाता है। क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफिसर बाय संरक्षण अधिकारी आंसर। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। यह सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी होता है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, व्यथित व्यक्ति और अदालत कानून व्यवस्था के बीच एक सेतु कड़ी के रूप में काम करता है। इस अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी के मुख्य कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित हैं। न्यायालय की सहायता, असिस्टिंग द कोर्ट, घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट के सामने घरेलू घटना रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट दिर तैयार करके पेश करना और अदालती कार्यवाही में मजिस्ट्रेट की सहायता करना। पीड़ित महिला की कानूनी सहायता, लीगल एड टू विक्टिम, पीड़ित महिला को उसके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना और उसे मुफ्त कानूनी सेवाएं, लीगल एड प्राप्त करने में मदद करना। चिकित्सीय और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था, मेडिकल एंड शेल्टर सपोर्ट, यदि पीड़ित महिला घायल है तो उसकी डॉक्टरी जांच करवाना और उसे सुरक्षित आश्रय गृह शेल्टर होम तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। अदालती आदेशों का पालन करवाना, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, निवास आदेश या मौद्रिक राहत के आदेशों को ठीक से लागू करवाना और ये सुनिश्चित करना कि पीड़ित महिला को सुरक्षा मिले। सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन विद सर्विस प्रोवाइडर्स, पीड़ित महिला की मदद के लिए पुलिस, परामर्शदाताओं, काउंसलर्स और कल्याणकारी संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाना। की धारा 3 के तहत विवाह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज देना, लेना या इसके लिए उकसाना, एबेटमेंट, एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। दहेज की मांग करना, डिमांडिंग डाउरी, इसी अधिनियम की धारा 4 के तहत यदि दूल्हा, उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदार वधू पक्ष से सीधे या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो यह अपराध है। इसके लिए 6 महीने से 5 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है। दहेज हत्या, डाउरी डेथ, भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 80, जो पहले IPC की धारा 304B थी के तहत यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में जैसे जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है और यह साबित होता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो इसे दहेज हत्या माना जाता है। इसमें अपराधी को न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। क्रूरता या उत्पीड़न, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 85 और 86, जो पहले IPC की धारा 498A थी के तहत पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला को दहेज के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना एक गैर जमानती अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा का नियम है। दहेज की संपत्ति, स्त्रीधन को न लौटाना, नॉट रिटर्निंग डॉरी प्रॉपर्टी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज या उपहार महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसे वह संपत्ति निश्चित समयावधि के भीतर उस महिला को सौंपनी होगी। ऐसा न करना महिला के स्त्रीधन का आपराधिक गबन माना जाता है। राइट अ नोट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। आंसर, नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट का सीधा अर्थ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना,
उन्हें अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता देना और समाज में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार व अवसर प्रदान करना है। ये केवल एक सामाजिक नारा नहीं है, बल्कि किसी भी देश के मानवाधिकार, न्याय और समग्र विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। नारी सशक्तिकरण के मुख्य आयाम और घटक निम्नलिखित हैं। आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देना, रोजगार के समान अवसर प्रदान करना और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। जब महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, तो परिवार और समाज में उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। शैक्षिक सशक्तिकरण, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, शिक्षा सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। शिक्षित महिला न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, बल्कि वो रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर देश के विकास में योगदान देती है। राजनैतिक और सामाजिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एंड सोशल एम्पावरमेंट, संसद, पंचायतों और नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर राजनीतिक सशक्तिकरण की नींव रखी है। कानूनी सुरक्षा और अधिकार, लीगल प्रोटेक्शन एंड राइट्स, भारतीय कानून व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण कानून, पॉश एक्ट। ये कानून महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करते हैं, जो उनके सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष, नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य समाज में पुरुषों के स्थान को कम करना नहीं, बल्कि एक ऐसे समतामूलक समाज, इक्वल सोसाइटी का निर्माण करना है, जहां महिलाओं को उनकी क्षमता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस प्रकार एक पक्षी केवल एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार कोई भी राष्ट्र अपनी महिलाओं की स्थिति में सुधार किए बिना प्रगति नहीं कर सकता। क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। बाई आंतरिक परिवाद समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। आंसर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 पॉश एक्ट के तहत आंतरिक परिवाद समिति, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी -ICC का गठन प्रत्येक ऐसे सरकारी, निजी या गैर सरकारी संगठन में अनिवार्य है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसका मुख्य कार्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना है। आंतरिक परिवाद समिति ICC की भूमिका और कार्यों की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। शिकायतों की प्राप्ति और संज्ञान, रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़ित महिला, व्यथित महिला घटना के 3 महीने के भीतर लिखित रूप में अपनी शिकायत सीधे ICC को सौंप सकती है। समिति का पहला काम बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायत को स्वीकार करना है। सुलह कॉन्सिलिएशन की भूमिका, जांच शुरू करने से पहले यदि पीड़ित महिला अनुरोध करती है तो ICC दोनों पक्षों के बीच सुलह या आपसी समझौते के जरिए मामले को सुलझाने का प्रयास कर सकती है। हालांकि इस सुलह में किसी भी प्रकार के मौद्रिक पैसों के लेन देन का समझौता नहीं किया जा सकता। निष्पक्ष जांच करना, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। यदि सुलह संभव नहीं होती है तो समिति मामले की विस्तृत जांच शुरू करती है। जांच के दौरान ICC को एक सिविल कोर्ट न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे गवाहों को समन भेजना, गवाही दर्ज करना और दस्तावेजों को मंगाना। जांच को 90 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होता है। अंतरिम राहत प्रदान करना, इंटरिम रिलीफ। जांच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ICC नियोक्ता एम्प्लॉयर से कुछ सिफारिशें कर सकती है, जैसे पीड़ित महिला या प्रतिवादी आरोपी का किसी दूसरे विभाग में तबादला करना, पीड़ित महिला को 3 महीने तक की अतिरिक्त सवैतनिक पेड छुट्टी दिलाना, रिपोर्ट सौंपना और कार्रवाई की सिफारिश, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट और रिकमेंडेशन। जांच पूरी होने के बाद ICC 10 दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट संगठन के नियोक्ता को सौंपती है। यदि आरोप साबित होते हैं तो समिति आरोपी के वेतन से मुआवजा काटने, उसकी नौकरी समाप्त करने या सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करती है। गोपनीयता बनाए रखना, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। ICC की यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह कानून की धारा 16 के तहत पीड़ित महिला, आरोपी और गवाहों की पहचान तथा जांच की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह गुप्त रखे, ताकि महिला को किसी सामाजिक बदनामी का क्वेश्चन, एक्सप्लेन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। पाई संरक्षण अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्यों को समझाइए। आंसर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 9 के तहत संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर को पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष शक्तियां और कर्तव्य सौंपे गए हैं। वो अदालत,
पुलिस और पीड़ित महिला के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी माध्यम के रूप में कार्य करता है। संरक्षण अधिकारी के मुख्य कर्तव्य, ड्यूटीज और शक्तियां, पावर्स निम्नलिखित हैं। मजिस्ट्रेट की सहायता करना, असिस्टिंग द मैजिस्ट्रेट। संरक्षण अधिकारी का ये प्राथमिक कर्तव्य है कि वह इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में मजिस्ट्रेट की हर संभव सहायता करे। घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट देर। घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है कि वो निर्धारित प्रारूप में घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करे। वो इस रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, SHO और सेवा प्रदाताओं को भेजता है। पीड़ित को कानूनी अधिकारों की जानकारी देना, वो पीड़ित महिला को अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों जैसे कानूनी सहायता, भरण पोषण, निवास आदेश और चिकित्सा सहायता के बारे में सरल भाषा में जागरूक करता है। मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था, लीगल एड। यदि पीड़ित महिला आर्थिक रूप से कमजोर है या स्वयं वकील नहीं कर सकती, तो संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। आश्रय गृह और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना। यदि पीड़ित महिला को अपने घर में खतरा है तो उसके लिए सुरक्षित आश्रय गृह, शेल्टर होम की व्यवस्था करना, और यदि वह शारीरिक रूप से घायल है तो उसका डॉक्टरी परीक्षण करवाकर उसे चिकित्सा सहायता दिलाना उसका कर्तव्य है। अदालती आदेशों का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश जैसे संरक्षण आदेश, अंतरिम राहत या बच्चे की कस्टडी का आदेश को ठीक से लागू करवाना और ये सुनिश्चित करना कि प्रतिवादी आरोपी उन आदेशों का उल्लंघन न करे। समन तामील कराने की शक्ति, पावर टू सर्व समन्स। मजिस्ट्रेट के निर्देश पर संरक्षण अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है कि वो आरोपी प्रतिवादी को अदालत में पेश होने का नोटिस या समन तामील सर्व कराए। जांच और निरीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ इंक्वायरी। मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए वो घटनास्थल का दौरा कर सकता है, गवाहों से पूछताछ कर सकता है और साक्ष्य एकत्र कर सकता है ताकि अदालत को एक निष्पक्ष रिपोर्ट सौंपी जा सके। क्वेश्चन, डिस्कस फैक्ट्स एंड डिसीजंस ऑफ DS ग्रेवाल v विम्मी जोशी केस। DS ग्रेवाल एवं विम्मी जोशी वाद के तथ्य एवं निर्णय की विवेचना कीजिए। आंसर, DS ग्रेवाल बनाम विम्मी जोशी और अन्य 2008 का मामला कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा गाइडलाइंस के पालन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी वाद है। इस मामले के मुख्य तथ्य और न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित हैं। वाद के मुख्य तथ्य, फैक्ट्स ऑफ द केस। पक्षकारों की स्थिति, विम्मी जोशी, प्रतिवादी, पिथौरागढ़ स्थित जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थीं। ब्रिगेडियर DS ग्रेवाल स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन थे और कर्नल हितेंद्र बहादुर उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन थे। यौन उत्पीड़न का आरोप। कर्नल हितेंद्र बहादुर ने प्रधानाचार्य विम्मी जोशी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जोशी के प्रति अपनी कथित भावनाएं और प्रेम का इजहार किया था तथा कुछ अनुचित टिप्पणियां की थीं। विम्मी जोशी ने इसकी शिकायत मौखिक रूप से अध्यक्ष ब्रिगेडियर ग्रेवाल से की। सेवा समाप्ति, टर्मिनेशन। इस शिकायत के कुछ समय बाद स्कूल प्रबंधन को विम्मी जोशी के खिलाफ 2 गुमनाम अनोनिमस शिकायतें मिलीं। इसके तुरंत बाद 4 दिसंबर 2004 को प्रबंधन समिति द्वारा बिना कोई स्पष्ट कारण बताए विम्मी जोशी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। उच्च न्यायालय का रुख। विम्मी जोशी ने अपनी सेवा समाप्ति को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी और आरोप लगाया कि कर्नल हितेंद्र बहादुर द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न का विरोध करने के कारण ही उन्हें नौकरी से निकाला गया है। उच्च न्यायालय ने मामले को स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न का मामला माना और दोनों सेना अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ ब्रिगेडियर ग्रेवाल और अन्य ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। न्यायालय का निर्णय, डिसीजन ऑफ द कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ, जस्टिस SB सिन्हा और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने उच्च न्यायालय के फैसले में कुछ संशोधन करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय और कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष समय पूर्व था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को बिना किसी उचित आंतरिक या आधिकारिक जांच के सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए था कि यह पूरी तरह से यौन उत्पीड़न का ही मामला है और न ही सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश देना चाहिए था। शिकायत समिति, कंप्लेंट्स कमेटी का न होना गंभीर चूक। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सेना और स्कूल प्रबंधन द्वारा कामकाजी महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए किसी अधिकृत शिकायत समिति, कंप्लेंट्स कमेटी का गठन नहीं किया गया था। 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उच्च न्यायालय स्वयं एक 3 सदस्यीय विशेष समिति 3 मेंबर कमेटी का गठन करे, जिसकी अध्यक्षता अनिवार्य रूप से एक महिला द्वारा की जाएगी।
यह समिति विम्मी जोशी के यौन उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि समिति की जांच में ये पाया जाता है कि विम्मी जोशी का वास्तव में यौन उत्पीड़न हुआ था, तभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का खर्च सेना अधिकारियों को वहन करने का निर्देश दिया गया। क्वेश्चन, डिफाइन क्रूअल्टी। बेटा, क्रूरता को परिभाषित कीजिए। आंसर, कानून के संदर्भ में, विशेषकर महिलाओं और आपराधिक कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत, क्रूअल्टी को केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं माना गया है। क्रूरता का अर्थ किसी भी ऐसे जानबूझकर किए गए आचरण, व्यवहार या कृत्य से है जो महिला के जीवन, अंग या मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाने की संभावना रखता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 86, जो पहले आईपीसी की धारा 498A के स्पष्टीकरण में थी, और विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार क्रूरता को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। शारीरिक क्रूरता, फिजिकल क्रूअल्टी, महिला के साथ मारपीट करना, उसे शारीरिक चोट पहुंचाना, भूखा रखना या किसी भी प्रकार का ऐसा बल प्रयोग करना जिससे उसके शरीर को गंभीर नुकसान या पीड़ा पहुंचे। मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूअल्टी, यह एक व्यापक अवधारणा है। इसमें महिला को लगातार ताने मारना, अपमानित करना, उसके चरित्र पर झूठा लांछन लगाना, उसे मायके वालों से बात न करने देना या ऐसा माहौल बनाना जिससे महिला अत्यधिक मानसिक तनाव या अवसाद, डिप्रेशन में आ जाए। कानून के अनुसार, यदि मानसिक प्रताड़ना इतनी गंभीर हो कि वह महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसा दे, तो वह क्रूरता की श्रेणी में आता है। दहेज से जुड़ी क्रूरता, डाउरी रिलेटेड क्रूअल्टी, महिला या उसके रिश्तेदारों को किसी संपत्ति या कीमती वस्तु, दहेज की अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना और मांग पूरी न होने पर उसे तंग करना या डराना धमकाना भी कानूनन क्रूरता माना जाता है। क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन वुमेन राइट्स। बड़ा, महिला अधिकारों पर टिप्पणी लिखिए। आंसर, महिला अधिकार, वुमेन राइट्स, वे बुनियादी मानवाधिकार और कानूनी स्वतंत्रताएं हैं जो दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को समाज में समानता, सुरक्षा और सम्मान से जीने के लिए प्रदान की जाती हैं। भारत में महिलाओं के अधिकारों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और कानूनी अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट्स। महिला अधिकारों के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं। संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, भारतीय संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देता है। इसके तहत प्रमुख प्रावधान हैं: समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी महिलाएं और पुरुष समान हैं। भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। विशेष प्रावधान की शक्ति, अनुच्छेद 15(3), राज्य को महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कानून बनाने की अनुमति है। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39(d), पुरुष और महिला दोनों को एक जैसे काम के लिए एक समान मजदूरी पाने का अधिकार है। शारीरिक सुरक्षा और हिंसा के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने और हिंसा से मुक्त रहने का अधिकार है। इसके लिए कानून में विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षित माहौल का अधिकार, पॉश अधिनियम 2013, अपनी मर्जी के बिना शारीरिक और यौन शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्थिक और संपत्ति के अधिकार, इकोनॉमिक एंड प्रॉपर्टी राइट्स, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर जन्मसिद्ध अधिकार, समान उत्तराधिकारी प्राप्त है। महिलाओं को अपने विवाह में मिले उपहारों और संपत्ति, स्त्रीधन पर पूर्ण मालिकाना हक होता है। प्रजनन और स्वास्थ्य के अधिकार, रिप्रोडक्टिव राइट्स, महिलाओं को अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। इसके तहत कामकाजी महिलाओं को प्रसूति लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के माध्यम से सवैतनिक मातृत्व अवकाश, पेड लीव पाने का कानूनी अधिकार है। गोपनीयता और कानूनी सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी और लीगल सपोर्ट। अपराध, विशेषकर यौन अपराध की शिकार महिला को ये अधिकार है कि उसकी पहचान को गुप्त रखा जाए। इसके अलावा किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। CRPCB NSS के तहत। Question, write an essay on women under international law.
बाएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि में महिला पर एक निबंध लिखिए। आंसर। अंतर्राष्ट्रीय विधि में महिला, वुमेन अंडर इंटरनेशनल लॉ। 1. प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ का मूल उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्य रूप से राज्यों, स्टेट्स के बीच के संबंधों तक सीमित था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना के साथ इसमें मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया। इसी क्रम में ये महसूस किया गया कि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर पुरुषों के बराबर लाने और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है। 2. संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूएन चार्टर एंड यूडीएचआर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों की नींव संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी दस्तावेजों में ही रख दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945, इसके प्रस्तावना में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास रखता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूडीएचआर 1948, इसका अनुच्छेद 1 और 2 स्पष्ट करते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। इसमें बिना किसी लिंग आधारित भेदभाव के सभी को समान अधिकार देने की वकालत की गई है। 3. सीडो कन्वेंशन, महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र, CEDAW 1979, महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, CEDAW, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, जिसे 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसे महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन भी कहा जाता है। भेदभाव की परिभाषा, सीडो ने पहली बार लिंग आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और राज्यों को इसे समाप्त करने के लिए कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया। प्रमुख क्षेत्र, यह कन्वेंशन महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों, विवाह और पारिवारिक जीवन में समानता, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के अधिकारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है। भारत ने भी इस कन्वेंशन की पुष्टि, राटिफाई की है। 4. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और घोषणाएं, की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। समय समय पर आयोजित वैश्विक सम्मेलनों ने महिला अधिकारों के दायरे को और व्यापक बनाया है। वियना मानवाधिकार सम्मेलन 1993, इस सम्मेलन में पहली बार आधिकारिक रूप से यह घोषणा की गई कि महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकारों का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग हैं। यहाँ पहली बार महिला हिंसा को मानवाधिकार उल्लंघन माना गया। बीजिंग घोषणा और कार्ययोजना 1995, बीजिंग में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर मेनस्ट्रीमिंग पर जोर दिया गया ताकि विकास की हर नीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। 5. युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के दौरान महिलाओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ -IHL युद्ध के समय महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता है। जिनेवा कन्वेंशन 1949, इसके तहत युद्ध के समय महिलाओं को उनके सम्मान पर होने वाले हमलों जैसे बलात्कार, रेप, जबरन वेश्यावृत्ति और किसी भी प्रकार के यौन हमले से सुरक्षा की गारंटी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का रोम संविधि, रोम स्टैट्यूट, इसके तहत युद्ध के दौरान महिलाओं के खिलाफ किए गए व्यवस्थित यौन अपराधों को मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और युद्ध अपराध, वॉर क्राइम्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। 6. सतत विकास लक्ष्य और समकालीन चुनौतियां, SDGs एंड मॉडर्न चैलेंजेस। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 सूडानीज पाउंड्स के अंतर्गत लक्ष्य 5, गोल 5 विशेष रूप से लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कानूनों के बावजूद आज भी मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, शरणार्थी महिलाओं की असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का महिलाओं पर प्रभाव और डिजिटल स्पेस में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने खड़ी हैं। 7. निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंतर्राष्ट्रीय विधि ने महिलाओं को केवल सुरक्षा की वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन मानने की पुरानी सोच को बदलकर उन्हें अधिकारों का धारक, सब्जेक्ट होल्डर ऑफ राइट्स बनाया है। वैश्विक संधियों ने दुनिया भर के देशों जैसे भारत को अपने घरेलू कानूनों में सुधार करने के लिए बाध्य किया है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से ही एक ऐसे वैश्विक समाज का निर्माण संभव है जहां प्रत्येक महिला बिना किसी भय और भेदभाव के अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके। Question. Explain the salient features of the Medical Termination of Pregnancy Act. चिकित्सकीय गर्भपात समाप्ति अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। आंसर.
भारत में चिकित्सकीय गर्भावस्था समाप्ति अधिनियम 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी -MTP एक्ट महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात अबॉर्शन कराने का अधिकार देता है। वर्ष 2021 में इस कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन अमेंडमेंट किया गया, जिसने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को और अधिक मजबूत बनाया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स निम्नलिखित हैं। गर्भपात की ऊपरी समय सीमा में वृद्धि, इंक्रीज्ड जेस्टेशनल लिमिट 2021 के संशोधन के बाद विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए कानूनी गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। इन विशेष श्रेणियों में बलात्कार पीड़ित नाबालिग दिव्यांग महिलाएं और वे महिलाएं शामिल हैं जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई हो, जैसे विधवा या तलाकशुदा होना। चिकित्सकों की राय, ओपिनियन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। गर्भपात के लिए डॉक्टरों की अनुमति की सीमाएं इस प्रकार तय की गई हैं। 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर -RMP की राय आवश्यक है। 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों RMPS की अनुमति अनिवार्य है। भ्रूण की गंभीर असामान्यता पर कोई समय सीमा नहीं। यदि राज्य स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड यह प्रमाणित करता है कि भ्रूण में कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता सब्सटैंशियल फेटल एब्नॉर्मैलिटी है, तो 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए कोई ऊपरी समय सीमा लागू नहीं होगी। अविवाहित महिलाओं को भी अधिकार। पहले कानून में केवल विवाहित महिला और उसके पति द्वारा गर्भनिरोधक विफलता कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की स्थिति में ही गर्भपात की अनुमति थी, लेकिन नए संशोधन के तहत अविवाहित महिलाओं और उनके पार्टनर को भी गर्भनिरोधक विफल होने पर 20 सप्ताह तक सुरक्षित गर्भपात कराने का समान कानूनी अधिकार दिया गया है। गोपनीयता की सख्त सुरक्षा, स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। अधिनियम की धारा 5A के अनुसार गर्भपात कराने वाली महिला का नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरण कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं किए जाएंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर दोषी को 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सुरक्षित और मान्यता प्राप्त स्थान। गर्भपात केवल सरकार द्वारा स्थापित अस्पतालों या सरकार द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से स्वीकृत और मान्यता प्राप्त निजी केंद्रों अप्रूव्ड प्लेसेस पर ही किया जा सकता है, ताकि महिला के स्वास्थ्य और जीवन को कोई खतरा न हो। सहमति की अनिवार्यता, कंसेंट। गर्भपात के लिए स्वयं उस महिला की सहमति अनिवार्य है। यदि महिला नाबालिग 18 वर्ष से कम है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक गार्डियन की लिखित सहमति आवश्यक होती है। Question: What are constitutional provisions available for protection of rights of women? महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं? आंसर: भारतीय संविधान महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। इन प्रावधानों को मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निदेशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। 1. मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3। अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। ये भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी महिला को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15(1), भेदभाव का प्रतिषेध। यह प्रावधान राज्य को स्पष्ट रूप से रोकता है कि वो किसी भी नागरिक के साथ केवल लिंग, सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15(3), विशेष प्रावधान की शक्ति। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक प्रावधान है। यह राज्य को महिलाओं और बच्चों के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी उत्थान के लिए विशेष कानून या योजनाएं बनाने की सकारात्मक शक्ति देता है, जैसे मातृत्व लाभ या विशेष सुरक्षा कानून। अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या रोजगार में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत प्रत्येक महिला को सम्मान, गरिमा और गोपनीयता, प्राइवेसी के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है। बलात्कार या यौन उत्पीड़न को इस अनुच्छेद का सीधा उल्लंघन माना गया है। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी पर रोक। यह महिलाओं और बालिकाओं के अनैतिक व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वेश्यावृत्ति या जबरन श्रम, बिगाड़ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। 2. राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, भाग IV। ये सिद्धांत राज्य को नीतियां बनाते समय महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखने का निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 39(a), राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और महिला दोनों नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार हो। अनुच्छेद 39(d), समान कार्य के लिए समान वेतन।
पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 ई ये महिलाओं के स्वास्थ्य, शक्ति और उनकी कोमल आयु के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता राज्य को कार्यस्थल पर न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने तथा महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता मैटरनिटी रिलीफ का उपबंध करने का निर्देश देता है। 3 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भाग IVA अनुच्छेद 51 A भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान और गरिमा के विरुद्ध डेरोगेटरी हैं। 4 राजनीतिक प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन माइनस भाग IX और IXA अनुच्छेद 243D3 और 243T3 स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम 1/3 33% स्थान आरक्षित करने का अनिवार्य प्रावधान करता है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी मजबूत होती है। Question. Explain aims and objectives of the Immoral Traffic Prevention Act 1956. अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को समझाइए। आंसर. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट -ITPA भारत में मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया मुख्य कानून है। ये कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत दिए गए अधिकारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स निम्नलिखित हैं। व्यावसायिक यौन शोषण और तस्करी को रोकना। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन के लिए खरीदे जाने, बेचे जाने या उनकी तस्करी, ट्रैफिकिंग किए जाने की कुप्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना है। कमाई खाने और दलाली पर प्रतिबंध लगाना। यह कानून व्यक्तिगत रूप से वेश्यावृत्ति करने को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि इसके व्यावसायिक रूप कमर्शियलाइजेशन को रोकता है। इसका लक्ष्य उन दलालों, पिम्प्स और बिचौलियों को सजा देना है जो दूसरों के देह व्यापार की कमाई पर अपना जीवन यापन करते हैं। वेश्यालयों का उन्मूलन। अबोलिशन ऑफ ब्रॉथल्स अधिनियम का एक प्रमुख लक्ष्य वेश्यालय ब्रॉथल्स चलाने, उनकी देखरेख करने या किसी परिसर को जानबूझकर देह व्यापार के लिए किराए पर देने जैसी गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित कर समाज से हटाना है। सार्वजनिक स्थानों की पवित्रता बनाए रखना। सार्वजनिक स्थानों जैसे धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या रिहायशी इलाके के 200 मीटर के दायरे में देह व्यापार करने या इसके लिए ग्राहकों को आकर्षित सोलिसिटिंग करने पर रोक लगाना, ताकि सामाजिक माहौल सुरक्षित रहे। जबरन और नाबालिगों से देह व्यापार पर पूर्ण रोक। किसी भी व्यक्ति, विशेषकर नाबालिगों या बच्चों को डरा धमकाकर, नशा देकर या मजबूरी का फायदा उठाकर जबरन इस दलदल में धकेलने वाले अपराधियों को कठोरतम दंड देना इसका मुख्य उद्देश्य है। पीड़ितों का पुनर्वास और सुरक्षा, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा देना ही नहीं, बल्कि इस धंधे से बचाए गए रेस्क्यूड पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें सुधार गृहों, संरक्षण गृहों, प्रोटेक्शन होम्स में रखना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना है।